तो उसकी खूब तैयारी करें आप। जी बेटा, हम पढ़े थे लास्ट टेक्निक मेडिकल फिजिक्स में, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैंने जल्दी जल्दी बताया था कि अगर आराम से समझ में नहीं आता तो दोबारा सुन लें। क्या होता है, द न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन दे हैव अ स्पिन। ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, पे एक ही प्रोटॉन है। इसके मैंने डिफरेंट पार्ट्स कर दिए, हर पार्ट इसकी सरफेस के ऊपर अलग से पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये स्पिन कर रहा है, यूं करके ये स्पिन कर रहा है। तो स्पिनिंग की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो करंट होता है। तो आपको मैंने पता है सोलिनॉइड में अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा हो, अपनी राइट हैंड के फिंगर को यूं गर्ल करें तो ये साइड नॉर्थ होती है, साउथ होती है। अब ये भी यूं ही घूम रहा है, तो ये बन गई नॉर्थ, ये बन गई साउथ। तो द न्यूक्लियर हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस अ स्पिन। अब स्पिनिंग की वजह से ये खुद भी एक मैग्नेट बन गए हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेट बन जाता है। अब अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, स्पिनिंग मैग्नेट को, ये एक मैग्नेट है प्लॉटिंग कंपास की तरह, मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, ये घूम भी रहा है तो ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूं है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट घूम जाएगा, यूं हो जाएगा, और उसके अबाउट प्रीसेस करने लगेगा, घूमने लगेगा। मैंने कल आपको बताया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट यूं प्रीसेस करने लग जाएगा, और जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रीसेस करेगा उसको बोलते हैं लैमोर फ्रीक्वेंसी। लैमोर फ्रीक्वेंसी या लार्मोर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। और लैमोर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ न्यूक्लियाई और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी लैमोर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हाँ अब इसकी लैमोर फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं यहाँ पे बहुत हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो उसकी लैमोर फ्रीक्वेंसी पता कहां पे आ जाएगी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दिया ताकि इसकी लैमोर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, कि किसके इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट इसकी लैमोर फ्रीक्वेंसी इक्वल रेडियो रीजन में आ जाए। जब रेडियो पल्स अप्लाई करूंगा तो ये रेजोनेट होगा, जब रेजोनेट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। पहले यू अलाइन था तो फिर ऑपोजिट भी अलाइन हो जाएगा। जब इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ तो लो एनर्जी स्टेट, ऑपोजिट अलाइन हुआ तो हाई एनर्जी स्टेट। पहले लो एनर्जी स्टेट पे था, एनर्जी एब्जॉर्ब की, रेजोनेट हुआ, हाई एनर्जी स्टेट पे आया, डी एक्साइट हुआ तो वापस आएगा, वापस आएगा तो वो पल्स एमिट करेगा। इलेक्ट्रिकल पल्स क्या करेगा बेटा, वापस आएगा तो इलेक्ट्रिकल पल्स एमिट करेगा। ये प्रिंसिपल यूज करते हैं हम एमआरआई में। एमआरआई में हम ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। मैं दिखाता हूं, पेशेंट को वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं। हर पेशेंट में हाइड्रोजन एटम तो है ही है, हर सेल, हम तो है ही हाइड्रोकार्बन, हमारे अंदर हाइड्रोजन बहुत अबंडेंट है। तो पेशेंट को लिटा देते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला से भी ज्यादा, 1 टेस्ला बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। तो फिर क्या होता है, जब पेशेंट को वहां पे लिटा देते हैं तो उसकी जो हाइड्रोजन एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो लैमोर फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो रीजन में आ जाती है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमें यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोज करते हैं ताकि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, डिफरेंट लैमोर फ्रीक्वेंसीज हो जाए, ताकि हम लोकेशन ऑफ डिटेक्शन चेंज कर सकें और डी रेजोनेटिंग एटम्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सके। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सब इकट्ठे रेजोनेट होंगे, सब इकट्ठे डी एक्साइट होंगे, सबकी इकट्ठे पोजीशन डिटेक्टर नहीं बता सकता। डिफरेंट कैलिब्रेटेड फील्ड होगा, हर पोजीशन के हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो जब वहां से पल्स एमिट होगी तो डिटेक्टर उसी पोजीशन का इमेज बनाएगा। चलिए, सो मुझे लगता है टैबलेट वो भी आउटपुट नहीं देगा, दे रहा है यहाँ से वायस। हाँ जी बेटा, सो जी बेटा, ओके, ये पेशेंट है और ये मैग्नेट है प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेट प्रोड्यूसिंग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पेशेंट यहां पर है, तो यहां पे डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उन एटम्स की,
डिफरेंट लैमर फ्रीक्वेंसीज हैं और ये फुली कैलिब्रेटेड है। अच्छा, पेशेंट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दिया, इसके जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मोस्टली अलाइन हो गए, लो एनर्जी स्टेट पे चले गए। अब क्या किया आपने, अब यहाँ पे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर रेडियो पल्स पास की। ये रेडियो पल्स क्या करेगी, इसके हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को एक्साइट करेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और जैसी पल्स एंड होगी वो डी एक्साइट होंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे तो क्या होगा, वो पल्सेस एमिट करेंगे। जो पल्सेस, ये डिटेक्टर अभी रिसीवर बन जाएगा, ये जो पल्स रिसीव करेगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेगा, ये पता है इस लोकेशन से आ रही है, उस लोकेशन का इमेज बना देगा। सिमिलरली फिर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करेंगे तो डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट लैमर फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं। पहले मैंने इस एरिया की, पहले ये एरिया रेजोनेट हो रहा था, रेडियस इस फ्रीक्वेंसी से ये एरिया रेजोनेट हो रहा था, इसका इमेज बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूंगा, अब वही फ्रीक्वेंसी इस एरिया को रेजोनेट कराएगी, फिर वही फ्रीक्वेंसी इस एरिया को रेजोनेट कराएगी, फिर वही फ्रीक्वेंसी। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही होती है। तो एमआरआई में क्या होता है जी, वो जो पल्सेस रिसीव होती है उनका प्रोसेसिंग होती है और डिस्प्ले पे इमेज आ जाते हैं। एमआरआई में जल्दी से रिवाइज कर लें, न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन दे हैव अ स्पिन, ड्यू टू देयर स्पिन दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। When they are placed in external magnetic field, they spin, they precess about the external magnetic field with Lamor frequency. The Lamor frequency depends on strength of magnetic field. The magnetic field strength is so strong so that Lamor frequency should lie in the radio frequency region. When a radio pulse is applied, these hydrogen nuclei absorb energy, they resonate, and when they de-resonate, when they de-excite, they emit pulses. The detector receives that pulses and it makes the image of that location from which the pulse is coming. तो उन लोकेशंस का इमेज बन जाता है, मतलब हाइड्रोजन एटम्स का इमेज बन जाता है और आपको एक इंटरनल इमेज मिल जाता है। डिटेक्टर को प्रोसेस करता है और डिस्प्ले करता है। यू नो, ये देखिए इस तरह के इमेजेस होते हैं, इस तरह के इमेजेस हैं। ये बैकबोन का इमेज है, ये बोन मैरो है, ये बोन है, क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। इतनी डिटेल डायग्नोसिस कहीं भी नहीं होती। अच्छा भाई, अब एमआरआई का एडवांटेज क्या है? एमआरआई का नो आयनाइजिंग इफेक्ट, ये डेंजरस नहीं है ना पेशेंट के लिए ना ऑपरेटर के लिए, ये डेंजरस नहीं है। ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंसिव, सिटी स्कैन और एमआरआई ऑलमोस्ट सेम एक्सपेंस होता है इनका, तो ये बाकी टेक्निक से महंगी है और रिजल्ट भी एक आध दिन में मिलता है, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता इसका। एमआरआई का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता। हाँ, और एक और डिसएडवांटेज है, एक्सपेंसिव है, रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता। और जिन बंदों ने मेटल या पेस ब्रेकर्स या मेटल्स होती हैं, या अगर हड्डी टूट जाए तो वो सपोर्टिंग रॉड्स डालते हैं, स्क्रूज लगाते हैं, तो जिन पेशेंट के अंदर मेटल्स होती हैं उनका एमआरआई नहीं हो सकता। अब शायद हो जाता हो, पहले तो नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट एमआरआई, हमने पढ़ लिया। हाँ भी, जब भी एबनॉर्मेलिटी होगी, ट्यूमर वगैरह होगा तो वहां से पता चल जाएगा। इसकी मैंने आपको सिमुलेशन भी दिखाई थी, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। सिमुलेशन दोबारा तो नहीं देखनी? हाँ जी, जी बेटा दोबारा देख लें। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक ही फील्ड, एक ही डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये स्पिनिंग की वजह से मैग्नेट बन गए हैं और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोस्टली उसके साथ अलाइंड है। तो ये लो एनर्जी स्टेट पर है। और जो ऑपोजिटली अलाइंड है, ऑपोजिटली अलाइन को है, ये ऑपोजिटली अलाइन की हाई एनर्जी स्टेट पर है। अच्छा, मैं इस पे रेडियो पल्स पास करूंगा। So how do we know where the pulse is coming from? बेटा पल्सेस कॉइल्स के थ्रू आती है, कॉइल्स लगे होते हैं ना, अभी दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी, अभी ये रेडियो पल्स जा रही है, हमने रेडियो पल्स अप्लाई की है, ये शेडोज नजर आ रहे होंगे आपको, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही किसी के साथ भी।
जो रेडियो पल्स पास की है उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम है इस एनर्जी गैप से, तो ये कोई भी रेजोनेट नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं रेडियो पल्स की, आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। जी, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी हो गई है जो इस गैप से मैच कर रही है। ये पल्स जो गुजर रही है इनको रेजोनेट कर रही है, ये एनएमआर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब ये डी रेजोनेट हो रहे हैं पल्सेस एमिट कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल यूज करते हैं एमआरआई में। एमआरआई में क्या होता है जी बेटा, एमआरआई में ये पेशेंट है, ये इसके डिफरेंट पोजीशंस के हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं। ये जो बड़ा कॉइल है ना नीचे स्ट्रेट वाला, और ये बड़ा कॉइल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये सुपरपोज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फुली कैलिब्रेटेड। अच्छा, अब हाँ जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, डिटेक्टर लगा हुआ है बेटा, इसके अराउंड जो कॉइल होता है ना वही पल्स जनरेट करता है, वही पल्स रिसीव करता है। वो आपको दिखाई थी ना मैंने ब्लॉक डायग्राम में पेशेंट के अराउंड जो कॉइल्स होते हैं वही पल्सेस जनरेट करते हैं, वही पल्सेस के रिसीवर होते हैं। इन्होंने यहाँ पे पल्सेस का डिटेक्टर ये दिखाया है। अच्छा, मैं रेडियो पल्स पास करता हूं। ये रेडियो पल्सेस गुजर रही हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच नहीं कर रही, तो कोई भी रेजोनेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। जी बेटा, स्टार्टिंग में जी बेटा, अब मैंने एडजस्ट की फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो रहा है, ये वाले पर्टिकुलर एटम रेजोनेट हो रहे हैं, अगर रेजोनेट हो रहे हैं एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, डी रेजोनेट हो रहे हैं तो पल्सेस एमिट कर रहे हैं। पल्सेस चारों तरफ एमिट करते हैं, डिटेक्टर चारों तरफ होता है, और इससे क्या होता है, डिटेक्टर उस पोजीशन का इमेज बना देता है। दिस फील्ड इज फुली कैलिब्रेटेड। अब इसके एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हाँ, अगर यहाँ पे ट्यूमर होगा, ये देखो ये ट्यूमर है, ट्यूमर में हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, तो जो यहाँ से पल्सेस आएंगी तो इसका इमेज भी डिफरेंट बनेगा, एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो जाएगी। ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है, जो ट्यूमर है, वहां पे हाइड्रोजन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है सराउंडिंग से, तो वो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो जाएगी। तो एमआरआई में इस तरह काम करती है। तो इसके क्वेश्चन देखिए जरा, एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आए हैं इसके। जी, ये देखिए, outline briefly the main principle of the use of magnetic resonance to obtain the diagnostic information about the internal body structure. 6 marks. हाँ जी, तो इसके क्या आंसर है, मार्किंग स्कीम से आंसर पढ़ता हूं, देखिए जरा। जी, क्या कहते हैं जी, इसके आंसर देखिए। लार्ज 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग द बॉडी, अलाउ अक्रॉस द बॉडी, रेडियो पल्स इज अप्लाइड, causes hydrogen nuclei or proton to resonate. When they return to equilibrium after relaxation, a pulse is emitted. When the D excite pulse is emitted, pulses detected, processed and displayed. Resonant frequency depends on magnetic field strength. Calibrated non-uniform magnetic field enables the nuclei to be located. Any 6 points. इसके मार्क्स आ गए। हमने ये बात की हुई है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमआरआई से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अ पर्सन इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनर। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टू सुपरइम्पोज्ड मैग्नेटिक फील्ड। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स। इन मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या फंक्शन होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस लिए अप्लाई करते हैं? बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो लैमर फ्रीक्वेंसी है, वो किस में आ जाए? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आ जाए। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ताकि डिफरेंट पोजीशंस की डिफरेंट लैमर फ्रीक्वेंसीज हो जाए, तो लोकेशन ऑफ डिटेक्शन कैन बी चेंज और डी रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई की पोजीशन को डिटरमिन कर सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब इकट्ठे रेजोनेट होंगे, सब इकट्ठे डी एक्साइट होंगे। तो सब इकट्ठे जब डी एक्साइट होंगे तो डिटेक्टर सब इतने ज्यादा न्यूक्लियाई का इमिट भी प्रोसेस नहीं कर सकता और उनकी पोजीशन डिटरमिन नहीं होगी, सब एक ही फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे होंगे। हम चाहते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इमिट करें ताकि उनकी डिफरेंट पोजीशन लोकेट हो सके। इसका मार्किंग स्कीम में आंसर देखता हूं। दो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, देखिए हाँ जी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड either aligns the nuclei, gives rise to the Lambert frequency in the radio frequency region, gives rise to Lambert frequency, resonant frequency in the radio frequency region. Strong magnetic field. Non-uniform magnetic field enables the nuclei to be located, changes the Lambert frequency at different positions. Non-uniform magnetic field क्या करता है? हर जगह पे डिफरेंट न्यूक्लियाई की जब हर जगह पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उनकी लैमर फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होंगी, तो उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर सबकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, इकट्ठे रेजोनेट होंगे, इकट्ठे डी रेजोनेट होंगे, तो डिटेक्टर उनकी इमेज नहीं बना सकता। डिफरेंट का तो डिफरेंट पोजीशन में बन जाएगा ना कि एक की फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, एक की 1.1 मेगाहर्ट्ज है, एक की 1.2 मेगाहर्ट्ज है। डिटेक्टर को पता है जो ए पोजीशन में न्यूक्लियाई होगा, जो बी पोजीशन पे इधर जो न्यूक्लियाई होगा 1.1 मेगाहर्ट्ज का, इधर 1.2 मेगाहर्ट्ज का, इधर 1.3 मेगाहर्ट्ज का। अगर उसको पल्स आएगी 1.1 मेगाहर्ट्ज की तो ए का इमेज बनाएगा, अगर 1.43 आएगी तो इसका इमेज बनाएगा। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज होती तो सब इकट्ठे डी रेजोनेट होंगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा इसका इमेज बनाना है, किसका इमेज बनाना है, कि सबका इमेज बना दे, तो पर्टिकुलर एरिया नहीं होगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी तो डिफरेंट के इमेज बनेंगे, वरना सबके इमेज बन जाएंगे। हमें सिर्फ इस ब्रेन के इस पार्ट का करना है, हमारा इसका नहीं करना, गर्दन का नहीं करना, तो सबका कर देगा। तो एरिया ऑफ लोकेशन एनेबल्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आप एरिया ऑफ लोकेशन कैन बी चेंज्ड, एक पर्टिकुलर एरिया को रेजोनेट करा सकते हैं और डी रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई की पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं, अदरवाइज डिटरमिन नहीं हो सकती। अच्छा आगे कहते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड by a proton on relaxation in MR scanner is given by the equation F is equal to 2CB, where B is the total magnetic flux density, वो non-uniform और uniform का resultant total magnetic field density, C is the constant equal to this thing, the magnetic flux density changes by 2 into 10 power minus 4 Tesla for each thickness of 1 centimeter, for each 1 centimeter thickness of the tissue, कि 1 सेंटीमीटर थिक होता है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, 2 into 10 power minus 4 टेस्ला चेंज हो जाती है। The scanner is adjusted so the thickness of each section is 3 millimeter. स्कैनर को एडजस्ट किया कि थिकनेस 3 मिलीमीटर हो। Calculate for the corresponding point in the neighboring section the difference in magnetic flux density. अब रेशियो प्रोपोर्शन, 1 सेंटीमीटर दूर है तो इतना चेंज आएगा, 1 सेंटीमीटर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना चेंज होती है, 3 मिलीमीटर होगी तो कितना चेंज होगी? रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, थिकनेस है, तो कितना चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड? 2 into 10 power minus 4 टेस्ला। 3 मिलीमीटर क्या होता है? 0.3 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.6 into 10 power minus 4 टेस्ला। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज होती है 1 सेंटीमीटर पे इतना चेंज होती है। अब जब 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है तो इतना चेंज होती है, 3 मिलीमीटर थिकनेस है तो कितना चेंज होगी? रेशियो प्रोपोर्शन लगाना। अच्छा, कैलकुलेट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द नेबरिंग सेक्शन
द डिफरेंस इन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल लिया, डिफरेंस इन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, द चेंज इन एमिटेड फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, तो बेटा फ्रीक्वेंसी इसकी है ना, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2c इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये तो कांस्टेंट है ना 2c, f is proportional to b, the change in frequency is directly proportional to change in magnetic strength, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 2 इंटू सी की वैल्यू गिवन है आपको, चेंज इन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ये अभी निकाल लिया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ गई, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी बेटा। तो सबसे पहले वो कह रहा है, दोबारा पढ़ने, where b is the total magnetic field strength, constant c फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। अब वो कह रहे हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस बाय दिस फॉर ईच 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द टिश्यू इन अ सेक्शन, द स्कैनर इज एडजस्टेड सो दैट द थिकनेस ऑफ ईच इज 3 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में इतना चेंज आता है तो 3 मिलीमीटर में कितना चेंज आएगा, और रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अब वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होने से उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी ना, तो चेंज इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो डेल्टा एफ किसके इक्वल है, 2c इंटू डेल्टा बी, एफ इसके इक्वल है ना, तो अगर ये चेंज यूज करेंगे तो आंसर भी चेंज का आ जाए, तो यहां पे बस चेंज यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आगे चल रहे हैं, तो है और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मुझे तो नहीं लगता भी है। जी बेटा, दिस इज ओवर, सो इसको प्रोजेक्टेड